नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 का अध्याय 2। पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया था। बच्चों, अगर आपको उस अध्याय की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। अच्छी प्रकार से मैंने आपको उसमें जो पहला अध्याय था वो अच्छी प्रकार से समझा रखा है। ठीक है बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 2। कौन सा है? अध्याय 2। और नाम क्या है इसका? सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा लेसन दे रखा है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे हम? सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बच्चों? वे छोटे छोटे जीवाणु, यानी कि सबसे छोटे छोटे जीवाणु जिन्हें हम स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते। अगर हम उन्हें देखते हैं तो हमें किसी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। एक बार फिर से सुन लीजिए, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बच्चों? वे छोटे छोटे जीवाणु जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। हम सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र की सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखते हैं बच्चों सूक्ष्म जीवों को। फिर क्या कहता है ये? सूक्ष्म जीव मित्र किस प्रकार से हैं और शत्रु कैसे हैं। मित्र कैसे हो सकते हैं? हमारे जीवन में जो सूक्ष्म जीव है ना, वो मित्रता का कार्य कैसे करते हैं और शत्रुता का कार्य कैसे करते हैं। अगर हम मित्र की बात करें तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना बच्चों, ये हमारे शरीर को बहुत एनर्जी देने का भी कार्य करते हैं। जैसे दूध है ना, उसको दही में परिवर्तित करने का भी ये कार्य करते हैं हमारे जीवन में। इस प्रकार तो ये मित्र हैं। शत्रु कैसे हैं? शत्रु बच्चों अनेक सूक्ष्म जीवों से, जो जीवाणु होते हैं ना, उनसे हमें बहुत सारे रोग फैलते हैं। तो जब हमें रोग होंगे तो ये हमारे लिए क्या करेंगे? शत्रुता का कार्य करेंगे। बच्चों, आज हम इस अध्याय में यही सब जानने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में किस प्रकार तो मित्र हैं और कैसे वो शत्रु हैं। तो बच्चों, अध्याय को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम अध्याय को शुरू करते हैं। क्या कहता है ये कहता है, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे। ठीक है बच्चों, सजीवों को तो आपको पता है सजीव क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं सजीव? जो हिल डुल सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, जो हिल डुल सकते हैं, वे सजीव होते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब क्या है? सजीव हैं। एक होता है बच्चों निर्जीव। निर्जीव क्या होते हैं? वे वस्तुएं जिन्हें वो हिल डुल नहीं सकते। ठीक है, जैसे कुर्सी, मेज, इनमें जो जान नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये होते हैं निर्जीव। आगे क्या कहता है बच्चों? परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बच्चों, मैंने जब पाठ का अध्याय का शुरू में जब इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसमें मैंने आपको ये बातें बता रखी हैं। सजीव क्या होते हैं? जिन्हें हम किसी यंत्र की सहायता से देखते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम बरेड सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं। जब वर्षा ऋतु होती है तो जो बरेड होती है वो सड़ने लगती है और उस पे जो काला सफ़ेद रंग का धब्बा होता है ना, उसे हम किसी लेंस की सहायता से देखते हैं तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा बच्चों? उसमें अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म संरचनाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, इसमें ये कहता है। आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है इसमें, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, अगर आप लेंस की सहायता से देखोगे तो ब्रेड में सूक्ष्म जीव गति करते दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है ये, इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। ठीक है बच्चों, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ये मैंने आपको बताया था बच्चों।
ठीक है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। मैंने बताया था ना, सूक्ष्मजीवों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। आगे क्या कहता है ये? सूक्ष्मजीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि सूक्ष्मजीवों को कितने वर्गों में बांटा है? तो कितने वर्गों में बांटा है बच्चों? ये 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से हैं? आइए हम देखते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल जैसे हम काई होते हैं ना, वो शैवाल होते हैं। जीवाणु जब छोटे छोटे जीव जंतु, जुम्मा छोटे छोटे, जिसे हम दिखाई नहीं देते। हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। पानी में भी, भोजन में भी, हर जगह पर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव। ठीक है, ये है कुछ सूक्ष्मजीव। आगे क्या कहता है बच्चों? आगे ये विषाणु, वायरस भी सूक्ष्मजीव होते हैं। विषाणु है ना, ये भी सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें हम वायरस कहते हैं। वायरस कैसे? जैसे कि कोरोना वायरस। ठीक है, ये क्या है? एक विषाणु है। वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी मतलब जिसमें जान होती है, ठीक है, उनमें ही ये, जिनमें पोषण होता है, उन चीज़ों में ये फैलता है। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। किसमें? पौधे और जंतु कोशिका में जीवाणु गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। कौन कौन से रोग? खांसी, फ्लू, ठीक है, ये विषाणु द्वारा होती है, वायरस के द्वारा फैलती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी वायरस द्वारा होते हैं। ठीक है, खसरा और पोलियो भी के द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। कौन कौन से? अतिसार और मलेरिया। टाइफाइड एवं क्षय रोग, जिसे हम टीबी बोलते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के विषय में आप 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है, ये देखो, ये जीवाणुओं के कुछ चित्र दिए गए हैं, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लेना। ठीक है, कैसे कैसे ये दिखाई देते हैं। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, ये पूछा है। तो कहाँ रहेंगे सूक्ष्मजीव? आपको पता है हमारे शरीर में रहते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो हर जगह पर पाए जाते हैं। गर्मियों में अलग सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, सर्दियों में अलग सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव कभी भी मतलब मरते नहीं हैं। ठीक है, हमेशा वो पाए जाते हैं। देखते हैं इसके बारे में। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे जीवाणु, शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक। यानी कि एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं और 2 यानी कि अधिक कोशिका वाले भी हो सकते हैं। यह बर्फीली एवं शीत उष्ण स्रोतों हर जगह की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। मैंने बताया था ना, गर्मी में भी और सर्दी में भी ये जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, चाहे मरुस्थल हो चाहे दलदल हो। मरुस्थल यानी कि रेतीला स्थान, वहाँ पर भी, और जो दलदल जैसे खाई वगैरह हो गई ना, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य में भी और जंतुओं में भी, सभी में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव सजीवों पर आश्रित होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना, वो हमारे ऊपर भी आश्रित होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं ना, उन पर भी आश्रित होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं। जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ स्वतंत्र होते हैं, वो दूसरों पर आश्रित नहीं होते, वो खुद होते हैं। ठीक है, अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा अकेला रह सकता है और कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। आगे क्या कहता है बच्चों? आगे कहता है ये सूक्ष्मजीव और हम, हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से सहायता करते हैं, कैसे हमें सूक्ष्मजीवों कैसे हमारे शरीर में मदद करते हैं, कैसे हमें हानि पहुंचाते हैं, कैसे लाभ पहुंचाते हैं, इन सब के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है ये? सूक्ष्मजीवों की हमारे शरीर में, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, कौन से लाभदायक हैं और कौन से हानिकारक हैं।
मित्रवत सूक्ष्मजीव, यानी कि मित्रता का कौन कौन से सूक्ष्मजीव कार्य करते हैं। सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्मजीवों का प्रयोग दही एवं ब्रेड बनाने में किया जाता है। और प्राचीन समय में तो इसका किसके किया जाता था, अल्कोहल शराब बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था और अब भी करते हैं। बच्चों आगे कहता है ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, हानि रहित पदार्थ बनते हैं। यानी कि जब हमारे मतलब आसपास पर्यावरण में कोई भी जब सब्जी के छिलके होते हैं या फिर कोई मर जाता, कोई पशु कोई मनुष्य, तो उनके अपघटन करने में यानी कि उनको गलाने और सड़ाने में ये मदद करते हैं, जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए किस प्रकार लाभदायक है। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है, आगे कहता है जीवाणुओं से औषधि भी बनती हैं। ठीक है बच्चों, क्या बनती हैं, औषधि भी बनती हैं। आगे क्या कहता है, इसमें दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्या है बच्चों, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या कार्य करता है, ये दूध को दही में परिवर्तित करने का, वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। जब हम पनीर बनाते हैं या फिर अचार बनाते हैं ना, उनमें भी ये सहायक हैं सूक्ष्मजीव। सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। यानी कि जब सूजी और इडली, डोसा बनाते हैं ना, उसमें जो प्रमुख सहायक है ना, वो कौन है, सूक्ष्मजीव यानी कि दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी हमें अनुमान लगाना है कि ऐसा क्यों होता है। जीवाणु इष्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक, जिसे इडली एवं डोसा बनता है। ठीक है बच्चों, ये आपको खुद पढ़ लेना है क्या बताया गया है इसमें। ठीक है बच्चों, आगे हम करेंगे, इसमें आगे क्या करेंगे हम, इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बैंकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिडिक एसिड उत्पादन करने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, अल्कोहल एवं शराब उत्पादित करता है। जैसे फलों का रस होता है, उसमें क्या पाया जाता है, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। और ये शराब बनाने में और एसिडिक यानी कि कोई भी एसिड बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो आपको दिया गया है ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें। आगे क्या कहता है, आगे कहता है यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने का कारण बना है। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने का कारण क्या बना है, यही गंध बनी है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन अथवा मोरफर्मेटिकटेशन कहा जाता है। जब चीनी के अल्कोहल में यानी कि चीनी को जब अल्कोहल में, शराब में अगर हम परिवर्तित कर देते हैं, उसको मिला देते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, किण्वन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनता है। ठीक है, ये कौन है, ये है लुईस पास्चर। इसने क्या कहा है, इन्होंने किण्वन की खोज की थी कब, 1857 में। बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज कब की, तो कब की थी बच्चों, 1857 में किण्वन की खोज की थी। किन्होंने, लुईस पास्चर ने। आगे है सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग, यानी कि सूक्ष्मजीव दवाइयाँ होती है ना, औषधियाँ होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं उसमें किस प्रकार ये सहायक करते हैं, तो जानते हैं बच्चों। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल देते हैं।
प्रतिजैविक गोली क्या होती है बच्चों? जो हमारे शरीर के अंदर जाकर जो जीवाणु होते हैं ना, जिनसे हमें बीमारी हुई है, जिनसे हमें रोग हुआ है, उनको मार देते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक ये होता है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। जो ये औषधियाँ बनती हैं ना, जो ये गोलियाँ बनती हैं, ये भी किन से बनती हैं? सूक्ष्मजीवों से बनती हैं। ये हमारे लिए उपयोगी हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। जो हमारे शरीर में जो बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना, उनको ये नष्ट कर देते हैं प्रतिजैविक गोली। ठीक है, ये भी सूक्ष्मजीवों से बनी है, उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधियों को प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? जो बच्चों हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्मजीव होते हैं उनको मार देती हैं, उन्हें कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक में से अनेक प्रतिजैविक औषधियाँ उत्पन्न हो गई, यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ बन चुकी हैं। सेट्रोटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये दवाइयों के नाम है। ये आपको याद रखने बच्चों, ठीक है, अच्छी प्रकार से। सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। इनको हमें हर प्रकार इनको हम यूज कर सकते हैं, यानी कि हर समय, यानी कि हम लगभग करते रहते हैं इनका यूज। ठीक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु उत्पादित करते हैं। किन से बनती हैं? कवक और जीवाणुओं से। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे ये कौन है? ये देखो, ये है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु से रोगों बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने अचानक संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद पर मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है बच्चों, पेनिसिलिन दवाई किस प्रकार से बनाई गई? आपको अच्छी प्रकार से हो गया होगा। ठीक है, किस प्रकार से बनाई थी? ये कहाँ गया? हाँ, ये रहा। आगे क्या कहता बच्चों? आगे देखते हैं। इसमें पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं के सूक्ष्मजीवों को रोकना है। ठीक है, यानी कि पशु जब बीमार हो जाते हैं ना, तो उनमें भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव हो जाते हैं, और उनको रोकने के लिए भी प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई गई हैं। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि डॉक्टर की, जब आपको कोई भी जुकाम हो जाए तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही आपको कोई भी दवाई या वैक्सीन लेनी चाहिए, अन्यथा हमें बिना डॉक्टर की सलाह पर कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, वैक्सीन, टीका। जब रोगात्मक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। फिर क्या कहता है ये? फिर कहता है ये शरीर को यह स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उनसे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी करके रोग कारक को नष्ट कर देते हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं। ठीक है बच्चों, हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव हमेशा के लिए होते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं नष्ट होते। यही हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है टीका वैक्सीन कार्य करता है हैजा, सहज, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को। ठीक है, टीका हम कौन कौन सी बीमारियों में लगवाते हैं? हैजा, क्षय रोग और चेचक के टीके में। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है ये? आगे कौन सा वैज्ञानिक दे रखा है ये? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या थी बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। कब? 1798 में। ठीक है बच्चों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज कब की? 1798 में। आगे क्या कहता है बच्चों? ये आपको याद रखना है। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों की रक्षा के लिए टीके दिए होंगे। हाँ बच्चों, जब हम छोटे थे ना तो हमें पोलियो का टीका लगता था। अगर आप छोटे बच्चे हैं ना आपके घर में, तो देख लेना उन्हें भी पोलियो का टीका जो कंधा होता है ना उस पर लगा हुआ है। ठीक है, पोलियो का टीका। ठीक है, ये क्या है? हमारे शरीर को आवश्यक है। और हमारे उसमें क्या है? चेचक, हमारे पूरे विश्व में चेचक अभियान भी चलाया गया है, पोलियो अभियान भी चलाया गया है। हम टेलीविजनों में भी पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में भी, कि पोलियो का टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे हमें
पोलियो से हमारे शरीर को रक्षा पहुंच सके, ताकि रोग ज़्यादा न फैले। ठीक है, इसमें और क्या है, इसमें और कहता है इसमें मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कौन करते हैं? नीले हरे शैवाल, ये जीवाणु होते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि। उन्हें सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक। ये देखना, ये क्या है? ये नीले हरे शैवाल है। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छी प्रकार से देख लेना चित्र में कैसे दिखाई देते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली और बूझो विद्यार्थियों के घरों में, ठीक है, ये गए थे। इन्होंने गड्ढा बनाया और क्या क्या यहाँ पर एकत्रित हो गए। उन्होंने सब्जियों और फलों का कचरा एकत्रित किया और गड्ढे में डाल दिया और वे क्या हो गए? विघटन हो गए, यानी कि वे सड़ने गलने लगे और उनसे खाद बन गई। ठीक है, ये कहता है ये क्या है? एक प्रक्रिया है। ये गमलों में मिट्टी को रखता है ए और बी में, एक में पॉलीथीन की थैली में रखता है और दूसरे को गमले में। तो बताना है कि 3-4 सप्ताह के बाद क्या होता है। ठीक है, यही कुछ पूछ रहा है, आप इसको पढ़ लेना बच्चों। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई दिया? अगर आपको अंतर दिखाई दिया हो तो आप बताना। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने ये प्रयोग किया है या नहीं किया है। ठीक है और इसमें इसमें क्या कुछ हुआ है, आपने ये प्रयोग किया तो। आगे क्या कहता है? ये आगे कहता है ये इसको, ठीक है, आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादपों व कभी कभी सड़ने वाले जंतुओं के रूप में देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखो, अगर हमारे घर में कोई भी पशु है, अगर वो मर जाता है तो उसे हम गड्ढे में डालते हैं, दफनाते हैं उसको। ठीक है, और वहाँ पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको सड़ा गला देते हैं। ठीक है, उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचता। इसका मुख्य कारण यह है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का विघटन करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उनका क्या करते हैं? वो विघटन, यानी कि उनको गला देते हैं एकदम से। ठीक है, इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध मुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, उनको गलाने और सड़ाने के बाद क्या करते हैं? हमारे पर्यावरण का शुद्धिकरण हो जाता है, ज़्यादा गंध भी नहीं होती। ठीक है, अगर है हानिकारक सूक्ष्म जीव हानिकारक कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। हाँ, बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में या फिर पेड़ पौधों के शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, यानी कि दूषित कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से सूक्ष्म जीव हानिकारक है और कौन कौन से नहीं है। मनुष्य के रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव समास। ठीक है, हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न करते हैं ना बच्चों, वो किस किस प्रकार से प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में? जैसे भोजन खाते हैं हम, भोजन से, पानी पीते हम, पानी से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और क्या करते हैं? हमारे शरीर में रोगों का संचरण करते हैं, या फिर एक दूसरे के व्यक्ति के संपर्क में आने से भी जो रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, सीधे संपर्क में आने से भी। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करते हैं वायु या फिर जल के द्वारा, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे में फैलते हैं ना, टच में आने से, संपर्क में आने से, ठीक है, या फिर जल भोजन के द्वारा, उन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, यानी कि टीबी। ठीक है, टीबी में जब किसी व्यक्ति को टीबी हो रखा है तो हम उसके संपर्क में जाते हैं ना, या फिर हम उसके पानी पीते हैं तो हमें भी फैल सकता है। ठीक है, इस ऐसे ही सर्दी जुकाम है, ये भी संपर्क में आने से फैल सकता है। देखो और क्या कहता है, जब जुकाम से पीड़ित जो व्यक्ति होता है ना, जिसे जुकाम होता है, तो वह छींकता है, तो छींक के द्वारा भी एक दूसरे के परिवेश से हमारे, यानी कि एक दूसरे के टच में आने से जो छींकने जो वायरस निकलते हैं वो भी एक दूसरे के शरीर में फैल जाते हैं, उनसे भी हमें क्या होता है? रोग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है इसमें कुछ कीट एवं जीव जंतु
रोगजनक सूक्ष्मजीवों को रोगवाहक का कार्य करते हैं। जो कुछ जीव एवं सूक्ष्मजीव होते हैं ना, वो हमारे शरीर में रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी एक उदाहरण है। देखो घरेलू मक्खी आपको पता होगा वो कहाँ पर बैठती है, सड़े गले पदार्थों पर बैठती है जहाँ पर बदबू आती है, ठीक है। और वहाँ पर अनेक ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो वो क्या करती है, जब वो सड़े गले उन पर बैठती है ना, तो क्या करती है, वो वहाँ से उठती है, जो वहाँ पर जीवाणु होते हैं वो उठकर हमारे जो घर में जब भोजन पकाते हैं उस पर बैठ जाती है और वहाँ पर अनेक सारे क्या छोड़ देती हैं, वायरस छोड़ देती हैं, जिससे हमें हानि पहुँचती है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें इससे बचने के लिए भोजन को ढका रहना चाहिए। कभी भी बिना ढके भोजन को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इससे हमें बचा जा सकता है। आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है मादा एनफालीज मच्छर इसका एक उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। जो मादा एनफालीज होता है ना, इससे क्या होती है, इससे मलेरिया रोग होता है, ठीक है। मादा एनफालीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, मलेरिया होता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू का वाहक, मादा एनफालीज मलेरिया। हम मलेरिया एवं डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, आइए हम बच्चों देखते हैं किस प्रकार कर सकते हैं। तो क्या कहता है ये, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। यानी कि जितने भी मच्छर है ना, जितने भी मच्छर हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, वो जल में उत्पन्न होते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे घरों के पास जो नालियाँ होती हैं उनमें जो जल रुक जाता है ना, तो क्या कहता है, वहीं पर ये उत्पन्न होते हैं, कौन, मच्छर। तो हमें इसका क्या करना चाहिए, हमें इसे रोकने के लिए हमें हमारे जो घर के जो बाहर जो नालियाँ होती हैं उनको अच्छी प्रकार से उनकी सफाई करनी चाहिए। कहीं पर भी पानी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है बच्चों। और क्या करना चाहिए, उनको अच्छी प्रकार से ढक देना चाहिए, जिससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। और जो कूलर होते हैं ना, जो फूलदान होते हैं, उनमें जो कूलर में कई ज़्यादा दिनों तक पानी नहीं रखना चाहिए, हमें उसको साफ कर देना चाहिए, ठीक है। ये कहता है इनसे हम रोक यानी कि कर सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये आपको एक सारणी दी गई है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या है, मानव रोग जो होता है वो किस किस प्रकार का रोग होता है, कौन कौन से सूक्ष्म जीवों से, और इसके संचरण का तरीका यानी कि किस प्रकार हमारे शरीर में फैलता है। वायु से फैलता है, जल से, भोजन से, और ये क्या देखा इसके बचाव के तरीके, इसको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। आगे क्या कहता है, मनुष्य में होने वाले रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय, ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। आगे क्या कहता है, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कैसे होते हैं, तो ये क्या है, ये है रोबर्ट कोच, ठीक है। इसने क्या किया था, 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, ठीक है, जो एंथ्रेक्स रोग से फैलता है। इसको भी आप अच्छी प्रकार से रट लेना बच्चों, रटना नहीं, समझना आपको इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे क्या कहता है इसमें, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों से होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स रोग मनुष्य और मवेशियों यानी कि पशुओं में होता है। गाय के खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। जो खुर होते हैं ना और जो मुंह का रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है जंतुओं में, ठीक है बच्चों। ये क्या है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, यानी कि पौधों में रोग कौन कौन से सूक्ष्मजीव उत्पन्न करते हैं। पौधे आलू, गेहूं, चना, कपास, संतरा, सेब, अमरूद, जितने भी पौधे होते हैं, गेहूं, बाजरा, ग्वार, जो जितने भी होते हैं, उनमें किस प्रकार कौन से रोग कारक करते हैं। देखो कई बार हम सुनते नहीं हैं कि उसमें गेहूं की फसल में रोग लग गया और वो सभी की सभी फसल खराब हो गई, तो ये सूक्ष्मजीवों से ही लगते हैं। तो बच्चों देखते हैं इसमें कौन कौन से। देखो ये है पादप का रोग, ठीक है, पादप रोग होता है, ये सूक्ष्मजीव होते, कौन से सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलता है, और ये संचरण का तरीका यानी कि वायु से, यानी कि बीजों से या फिर कीटों से, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे है इसमें खाद्य विषाक्तन।
क्या कहता है, एक देखो जब हम बच्चों कहीं पर भी शादी विवाह फंक्शन में जाते हैं, ये होता है फूड पॉइजन, यानी कि फूड पॉइजन यानी कि ठीक है, फूड पॉइजन का तो नाम सुना होगा। जब हम किसी शादी विवाह या फिर किसी फंक्शन में जाते हैं तो बच्चों हमें वहाँ पर अनेक अनेक नए नए प्रकार के व्यंजन देखने को मिलते हैं, तो हमारा मन ललचाता है कि हम ये खाएं वो खाएं वो खाएं, ठीक है। और क्या होता है कि हम सभी खा लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जब जो हमें बीमारी कर देते हैं, ठीक है। देखो कई बार आपने सुना होगा कि मैं विवाह शादी में गया था और वहाँ से बीमार होकर वापस आ गया। क्यों? यही कारण होता है कि बच्चों हमें फूड पॉइजन हो गया है, यानी कि हमें भोजन खा लिया, उसमें बहुत सी विषैले पदार्थ थे, ठीक है, इस कारण हमें वो हो गया है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये फूड पॉइजन इतना भयंकर होता है कि इसमें जान भी जा सकती है, ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें ना आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए, न तो ज़्यादा न कम, और ऐसी विषैले पदार्थों से बचना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है ये खाद्य परिरक्षण। अध्याय में आपने पढ़ा होगा, अध्याय 1 था ना, उसमें आपने पढ़ा होगा कि खाद्यों को बीजों के लिए परिरक्षण कैसे करते हैं हम, ठीक है, उसको कैसे उसका भंडारण करते हैं, हम नमी स्थान पर छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर उसको हम ढकते हैं, इस ठीक है, इसी प्रकार से ये कहता है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये कुछ इसमें कहता है, ठीक है। क्या कहता है इसमें, पहेली एक कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह खा नहीं पाई, तो आम क्या होंगे, आम सड़ने लग जाएंगे। लेकिन ये कहती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया अचार, उसकी दादी ने अचार बनाया है, लेकिन वो तो संदूषित यानी कि वो तो दूषित नहीं हुआ। तो ये कहती है कि ये कैसे है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि आम तो गल गए लेकिन अचार, आम का अचार नहीं गला कुछ दिनों तक, ठीक है, इसके बारे में जानता है हम, ठीक है। अब पढ़ते हैं, तो क्या कहता है ये, सामान्य तरीकों का अध्ययन करके जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं, हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों के बचाव के उपाय करना चाहिए, ठीक है, ये कहता है। तो क्या कहता है इसमें, रासायनिक उपाय, नमक एवं खाद का तेल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप में किया जाता है, अतः इसे परिरक्षक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, नमक और खाद के तेल के उपयोग में जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है ना, उनको रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, परिरक्षक कहते हैं इन्हें। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने के लिए करते हैं, तो हम किसका अम्ल और अचार बनाने के लिए करते हैं, नमक का प्रयोग, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती और वो वहीं के वहीं मर जाते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है नमक द्वारा परिरक्षण, ठीक है, नमक द्वारा, तो क्या है, नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता है, ठीक है, यानी कि नमक का उपयोग मछली का परिरक्षण करते हैं ना, मांस बनाते हैं उसमें भी हमें करते हैं। तो क्या ये जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए मांस को किससे ढक देते हैं, नमक से और मछली से, ठीक है। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग में खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि नियंत्रण करता है, ठीक है। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है बच्चों तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, यानी कि तेल एवं सिरके द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, इनका उपयोग आचार और संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आचार को यानी कि आचार बनाते हैं उसको दूषित होने से बचाता है ये तेल एवं सिरका। गर्म एवं ठंडा करना, आपने अपनी मम्मी को देखो, हमारे घर में जो दूध होता है ना, हम उसको उबालते हैं, आपकी अपनी मम्मी आपको उबालती है दूध, ठीक है, घर में दूध को उबालती है, तो क्या होता है उसको ठंडा कर देती है, फिर उसको दही जमने के लिए छोड़ देती हैं। तो देखते हैं ये क्या कहता है, पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, ठीक है, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं, ठीक है, पहले गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, और क्या होता है उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है, पाश्चरीकरण की खोज लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बच्चों, पाश्चरीकरण की खोज लुईस पास्चर ने।
भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों से बचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की सुरक्षा होती है। ठीक है बच्चों, आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। जो दलहन के पौधे हैं ना, उनमें सहायक होता है राइजोबियम जीवाणु। ये आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सैम एवं मटर को सहजीविता है। कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि जो क्या होती है, जो बिजली होती है ना, उसके द्वारा भी होता है। बिजली के द्वारा त्वरित विद्युत, जब बारिश का मौसम होता है, जो बिजली नहीं कड़कती, उसी से नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। ठीक है, इसके विषय में अब हम जानते हैं। क्या कहता है ये नाइट्रोजन चक्कर। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन की गैस है और 21% क्या है बच्चों, 21% इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर देखो ये रहा नाइट्रोजन चक्कर। ठीक है, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना बच्चों। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें पौधे एवं जंतु वायुमंडल में नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जो पौधे होते हैं ना और जंतु होते हैं, वो नाइट्रोजन का प्रयोग सीधे नहीं कर सकते, उन्हें किसी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो पौधे के अंदर, जो मिट्टी में जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, उनसे वो उसका यौगिकों से पौधे में पहुंचाते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। पौधे का मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। जो जड़ें होती हैं ना मिट्टी में, वो नाइट्रोजन को पौधे के भागों तक पहुंचाती हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, प्रोटीन और अन्य उसमें उसे नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कहता है पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसे हम दफनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो यौगिक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्रोजनी को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं और कुछ नाइट्रोजनी यौगिकों में वायुमंडल से चली जाती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, न कम होती न ज़्यादा, समान रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या था, हमारा अध्याय था। कौन सा अध्याय, ये सूक्ष्मजीव अध्याय। कौन सा ये, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इस अध्याय के क्वेश्चन और आंसर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन आंसरों को। तो बच्चों अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के। ठीक है, तो बच्चों हमने जो लेसन पढ़ा, जो अध्याय पढ़ा, उन्हीं में से आएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता आपसे। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या कहता है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्मजीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। किसकी सहायता से देख सकते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ये मैंने आपको अध्याय शुरू हुआ उस समय ही बता दिया था। नॉर्मल क्वेश्चन है ना, आगे देखते हैं। नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करके, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो किसका स्थिरीकरण करते हैं, ये नाइट्रोजन का। ये भी मैंने आपको बताया था। आगे कहता है बच्चों, अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो अल्कोहल का हम यीस्ट से, इससे यीस्ट से, हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है, तो हैजा जीवाणु से होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सही शब्द के आगे चिन्ह का निशान, टिक का निशान लगाना है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन के लिए होता है, तो यीस्ट का अल्कोहल के लिए। ठीक है बच्चों, अगला है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो प्रतिजैविक देखो मैंने आपको 3 बताए थे, उनमें से कौन सा था, ये था। ठीक है, जो दवाई होती है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो कौन सा परजीवी का वाहक कौन सा होता है, मलेरिया मादा एनफालिज मच्छर। ठीक है बच्चों, संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है, तो संचरणीय रोग घरेलू मक्खी से होते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि।
चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ये मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया था। कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी के साथ कीजिए। जीवाणु, ठीक है, जीवाणुओं का क्या काम होता है? जीवाणु होता है हैजे का कारक, ठीक है बच्चों। फिर क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस दही का जमना, लैक्टोबैसिलस से दही का जमना। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट होता है ब्रेड की बेकिंग, ठीक है। एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ क्या करता है? एडस का कारक। एक विषाणु प्रतिजैविक उत्पादित, ठीक है, क्या है? प्रतिजैविक। एक विषाणु क्या करता है? प्रतिजैविक उत्पादित करता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो सूक्ष्मजीवों को हम यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्मजीवी की सहायता से। वो आकार में छोटे होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग, तो 4 वर्ग हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया था। अगला है वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। तो राइजोबियम, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ठीक है, ये सब नाइट्रोजन करते हैं मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो ये 10 पंक्तियां लिख दी गई हैं, आप इसको अच्छी प्रकार से बच्चों पढ़ लेना, किस प्रकार हमारे जीवन में ये उपयोगी है सूक्ष्मजीव। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण। तो ये हानि दे रखी हैं और मैंने आपको अध्याय में भी पढ़ा चुका है कि कौन कौन सी हानियां होती हैं, ये भी आपको अच्छी प्रकार से कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ये एक औषधियां हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करती हैं। प्रतिजैविक की गोली उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती हैं, जैसे टेस्ट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि, ठीक है, ये दवाइयों के नाम हैं। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक गोलियाँ मतलब दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी, ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह पर हमें ये लेनी चाहिए। तो बच्चों हमारा जो अध्याय था सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।